मेरा नाम सरिता है। माता पिता कितने शौक से अपने बच्चों की शादी करते हैं। वे बेटियों की शादी करते हैं ताकि बेटियां ससुराल में जाने के बाद सुखी रहे और उनकी तरफ से हमें किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। बेटों की शादी इसलिए करते हैं कि घर में बहू आ जाएगी तो वह सास ससुर का ख्याल बेटी बनकर रखेगी और उसे भी हम लोगों से माता पिता के जैसा प्यार मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। आजकल 7% लोगों में देखा जाता है कि सास बहू में हमेशा लड़ाई रहती है, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा मन करता था कि मेरे बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए और मेरे घर में बहू आ जाए। मैं अपनी बहू को हमेशा बेटी बनाकर रखूं, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। सारी ज़िंदगी मैं बेटी के लिए तरसती रही थी। मेरी कोई बहन भी नहीं थी, मैं इकलौती थी और मेरा बेटा अब जवान हो गया था। अब मैं उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो भले ही पढ़ी लिखी ना हो, मगर घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल ले। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू को भी घर के काम काज आते हो और अगर ना भी आते हो तो वह इन कामों में रुचि रखती हो। मुझे आधुनिक बहू नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी आधुनिक नहीं थी और ज़्यादातर पुराने ख्यालों की थी। अपने बेटे को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया था। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छी जगह पर नौकरी करता था। हमारे 2-3 मकान भी थे जिनको हमने किराए पर दिया हुआ था। उनसे हमारे पास ढेर सारा किराया आता था। मैं अपने बेटे अमित के लिए लड़कियां देख रही थी। देख देख कर थक गई थी, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए चाँद से दुल्हन लेकर आऊं। मैं जब थक हार कर घर में बैठ गई तो मैंने अपने बेटे से कह दिया कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ करवा दूंगी। मगर वह कहने लगा कि मम्मी, मैं तो लड़कियों से ज़्यादा बात भी नहीं करता, उन्हें पसंद क्या करूँगा। आप तो जानती हो कि मैं शुरू से ही इन मामलों में नहीं पड़ता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप जिस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दोगी, मैं खुशी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैंने कहा कि बेटा, ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को खुलकर जीना और उसमें अपनी खुशियों को तलाश करना ही ज़िंदगी का असल मकसद होता है। मेरा बेटा कहने लगा कि मेरी खुशियाँ तो सिर्फ मेरी माँ से जुड़ी हुई है। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत समझदार था। वह ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करता था। यही वजह थी कि उसने अपने माँ पिता के मरने के बाद घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वह अपने पिता की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता था। वह लड़कियों से बहुत दूर रहता था। उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं थी, मगर अगर पसंद होती तो वह ज़रूर मुझे बता देता। आजकल के लड़के तो वैसे भी खुलेआम माता पिता के सामने अपनी पसंद बता देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। मगर मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा जानता था कि मैं उसके लिए खूबसूरत लड़की ही तलाश कर रही हूँ, तभी उसका रिश्ता लगने में समय लग रहा है। यह बात मेरे बेटे ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसने कहा था कि मम्मी, आपको हमेशा से ही मेरे लिए खूबसूरत लड़की की तमन्ना रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ऊपर से जैसा दिखता है, मगर अंदर से वैसा नहीं होता। असल में अंदर से वह कुछ और ही होता है। मैं तो अपना फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मगर बेटा तो साफ बच गया था। अब मुझे ही कुछ करना था और फिर आखिरकार मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, उसका नाम रूपा था। रूपा बेहद सुंदर थी। मैं उसके घर से उसका फ़ोटो भी लेकर आ गई थी ताकि अमित को दिखा सकूं। घर आने के बाद मैंने अमित के टेबल पर रूपा का फ़ोटो रख दिया था और उससे कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए लड़की पसंद आ गई है, एक नज़र उसे देख लो। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए अच्छी ही लड़की तलाश करोगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया कि ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी की पहली रात ही उसे देखोगे। यह पुराना ज़माना नहीं है। तुम प्लीज़ एक नज़र लड़की को देख लो। मेरे बेटे ने लड़की को देखा तो उसे भी पसंद आई थी। उसने कहा था कि मुझे तो पसंद आई है, आपको पसंद हो तो आप इस रिश्ते को फ़ाइनल कर देना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी।
मैंने लड़की वाले को अपने यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाया था। वो लोग मेरे बेटे से मिले, उन्होंने सारा हमारा घर बार देखा, उन्हें यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और इस तरह दोनों परिवारों के बीच दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो गया था। मगर लड़की वालों की हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में इस शादी को करने का फैसला किया था। रिश्ता तय होते ही मेरे बेटे की शादी रूपा के साथ पूरे 1 महीने में हो गई थी। मेरे बेटे की नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। हमने उम्मीद के सपने सजाए हुए थे कि अब हमारा घर भी एक नई रोशनी से जगमगाएगा। वैसे तो रूपा देखने में बहुत मासूम सी लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही चालाक निकली। शुरू के दिनों में ही धीरे धीरे उसकी असली फितरत सामने आने लगी, क्योंकि शादी के कुछ मेहमान उसके मायके के भी थे। उनमें से एक औरत से मेरा टकराव हुआ था। उस औरत को मैंने दूसरी औरत से बातें करते हुए सुना था कि अच्छा हुआ रूपा की शादी हो रही है। वैसे भी इसने अपने माता पिता को बहुत तंग करके रखा हुआ था, मगर उस औरत की नज़र हट से मुझ पर पड़ गई थी, इसलिए वह खामोश हो गई थी। तो मैं उसके करीब गई। मैंने कहा कि रूपा ने अपने माता पिता को कैसे तंग किया हुआ था, क्या मैं इसकी बात का मतलब जान सकती हूँ? तो वह कहने लगी कि तंग किया हुआ का मतलब वह अपनी डिमांड बहुत सख्त रखती थी और उसकी डिमांड भी कुछ हाई फाई होती थी। तो आपसे भी ऊंची ऊंची डिमांड करेगी तो आपको भी पूरी करनी होगी। मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं अपनी बहू की हर ख्वाहिश को पूरी करूँगी। वह तो मुझे मेरी बेटी समान है। मैं इसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जा रही हूँ। हमारे पास पैसों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी और फिर रूपा मेरी एक ही तो बहू थी। मैं जो चाहे उसकी खातिर कर सकती थी। ऐसा लगता था वह औरत कहना तो कुछ और चाहती थी, मगर बोल कुछ और गई, क्योंकि उसने बात का रुख बदल दिया था और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सारी हरकतें हमारे सामने खुल कर आने लगी थी। रूपा के बारे में आखिर उसके अपने रिश्तेदार ही ऐसा क्यों कह रहे थे कि वह जिस घर में जाएगी उनको नानी याद दिला देगी, क्योंकि तमीज़ नाम की कोई चीज़ इस लड़की के अंदर पहले से ही नहीं थी। फिर इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुरी इंसान थी, क्योंकि किसी के अंदर एक बुराई हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पर रूपा के अंदर तो ठूस ठूस कर बुराइयां भरी हुई थी। वह बहुत ही सुस्ती थी। घर के किसी भी काम में हाथ बटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है और वैसे भी शादी के बाद ससुराल में लड़कियों को समाज संख्या बिठाने में समय लगता है, इसलिए वह भी धीरे धीरे उसके एक एक कामकाज को अच्छी तरह से समझ जाएगी। इसलिए मैंने कुछ दिन खामोशी रखी थी, लेकिन जब उसकी सुस्ती और जिद दिन पे दिन चली गई तो मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से समझाना शुरू किया, क्योंकि वह घर का कोई काम नहीं करती थी, बस सारा सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। मैंने उससे कहा कि रूपा बेटा देखो, यह तुम्हारा घर है, तुम्हें ही तो अब इस घर को संभालना है और मेरा बेटा तुम्हारा पति है, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है और एक औरत के लिए अपने पति का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी बातों का रूपा पर कोई असर नहीं होता था। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उस पर कोई जुल्म कर रही हूँ। उसका व्यवहार तो हमेशा से ही कड़क रहता था और वह मुझे ऐसे पलटकर जवाब देती थी कि मैं अंदर तक टूट कर रह जाती थी, क्योंकि ऐसी बदतमीज़ी तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं करता था। हम लोगों में बहुत तमीज़ से बात की जाती थी, मगर बहू थी कि प्यार से बात करने पर भी गुस्से से पलटकर जवाब देती थी। मुझसे कहने लगी कि आपको तो हमेशा मुझ में कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, जो मेरा मन करेगा वह मैं खुद कर लूँगी, आपको न जाने क्या तकलीफ़ रहती है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह जाती थी और कभी कभी सोचने लग जाती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ, वह अपनी जगह सही कह रही है। मैं पहले भी तो घर के सारे काम किया करती थी, ना अभी भी कर लूँगी तो कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। शायद मैं ही उससे ज़्यादा उम्मीदें रख रही हूँ, लेकिन जब मैं देखती कि खाने के टाइम हो या घर के दूसरे काम हो तो वह कभी भी सही तरीके से उन कामों को नहीं करती, तो मेरे दिल में यह बेचैनी बढ़ने लगी कि रूपा ना सिर्फ सुस्त थी बल्कि ज़िद्दी और बदतमीज़ भी थी। जब भी मैं उससे कुछ कहने की कोशिश करती, उल्टा वह मुझे ही इल्ज़ाम देने लगती और लड़ने लग जाती थी। हमारे घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन वह तो हल्की आवाज़ में कभी बात करती ही नहीं थी। उसकी आवाज़ इतनी कड़क और तेज़ होती थी कि घर के बाहर तक जाने लगी थी। मुझे तो उससे बोलने में भी अब डर लगने लगा था
कि कहीं घर की लड़ाई पड़ोसियों को पता ना चल जाए, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि इस घर में ना जाने किस बात पर झगड़ा होता रहता है। वह हमेशा यही कहती रहती थी कि आप मुझे तंग करती रहती हो। उसकी ऐसी बातों से अब मेरा व्यवहार भी सख्त हो गया था, लेकिन मेरा व्यवहार तो सिर्फ बातों तक ही था। मुझे नहीं पता था कि वह बदतमीज़ी पर उतर आएगी और मेरे साथ इतना बुरा करना शुरू कर देगी। न जाने वह मुझसे किस बात की दुश्मनी निकालना चाहती थी। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपका दुश्मन बन जाता है तो आपके साथ बैर डाल देता है। वह भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। पहले इस घर में हम दो माँ बेटे ही तो हुआ करते थे। वैसे तो मैं ही सबके कपड़े धोती थी, मगर हम दोनों माँ बेटे के ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। लेकिन जिस दिन से रूपा घर में आई थी, वह इतने ज़्यादा कपड़े बदलती थी कि मैं उससे तंग आ गई थी। वह मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें किया करती थी। कभी कभी तो वह दिन में 2 या 3 बार कपड़े बदल लिया करती थी। वह खुद तो कपड़े धोती नहीं थी, बस कपड़े उतार कर मेरे आगे डाल दिया करती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था, सारी ही टंकियों में ठंडा पानी आता था, इसलिए मैं गीज़र ऑन करके गर्म पानी लेकर कपड़े धोने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि रूपा ने गीज़र बंद कर दिया और टंकी में ठंडा पानी आने लगा। मैं गई तो मैंने देखा कि गीज़र तो बंद है। मैंने कहा कि गीज़र न जाने किसने बंद कर दिया। इतने में मैं दोबारा गीज़र खोलने ही वाली थी कि दोबारा से रूपा आ गई और कहने लगी कि बिल क्या तुम्हारा बाप देगा, चुपचाप ठंडे पानी से ही कपड़े धो लो। मेरा पति मेहनत से कमाता है, तुम उसकी कमाई को बर्बाद कर रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र ऑन करने की, पानी इस्तेमाल करने की। इससे लाइट का बिल बढ़ता है। उसकी बातों को मैं खामोशी से सुनती रही। उसके अपने ही कपड़े ज़्यादा होते थे और अब वह मुझे इन कपड़ों को ठंडे पानी से धोने को कह रही थी। मैं बूढ़ी औरत थी, क्योंकि मेरा बेटा जवान था। अब मेरी उम्र हो रही थी, मगर कोई बात नहीं। जब उसने मुझे गीज़र ऑन नहीं करने दिया तो मैं अब सारे काम ठंडे पानी से करने लगी थी। ठंडे पानी से काम करने के बाद मुझे बहुत ठंड लगती थी। अब मैं कपड़े ही ठंडे पानी से नहीं धोती थी, बल्कि घर का सारा काम ही ठंडे पानी से किया करती थी। बर्तन धोना, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। मैं किचन में जाकर खाना बनाती। शाम के टाइम पर अंधेरा होने लगता तो मैं किचन की लाइट ऑन कर लिया करती थी। जब भी वह आकर किचन की लाइट झट से बंद कर देती और कहती, कहा है ना कि बिजली का फालतू इस्तेमाल मत किया करो। अब वह मेरे हर काम में टांग अड़ाने लगी थी। हमेशा मुझे मेरे ही बेटे की कमाई के बारे में बताती रहती थी। अमित मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, मगर मेरी बहू शादी होने के बाद उसकी हर चीज़ पर अपना कब्जा करना चाहती थी। मुझे तो जैसे वह इस घर का सदस्य समझती ही नहीं थी। बहू के ऐसे व्यवहार और घर में ठंडे पानी से काम करने की वजह से अब मेरे हाथ पैर ज़्यादा नहीं चलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वह हर समय अपने दिमाग में मेरे खिलाफ योजना बनाती रहती है। वह हमेशा मुझे दुख देने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेती थी। उस समय बहुत सर्दी बढ़ रही थी, जनवरी का महीना था। बहू तो अपने कमरे में आराम से रूम हीटर चलाकर सारा सारा दिन कमरे में बैठी रहती थी, जबकि मेरे कमरे का रूम हीटर चलाने को वह साफ मना कर दिया करती थी कि रूम हीटर नहीं चलाना। एक दिन मेरा बेटा जल्दी काम से वापस आ गया और जब उसने देखा कि मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ तो उसने कहा कि माँ रूम हीटर क्यों नहीं चलाती, आज तो बहुत ठंड है। उसने झट से मेरे कमरे का रूम हीटर ऑन कर दिया। मैंने अपने बेटे को मना भी किया कि नहीं, रहने दो, मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, लेकिन उसने फिर भी ज़बरदस्ती रूम हीटर ऑन कर दिया। उसके जाने के बाद बहू कमरे में आई और उसने कहा कि रूम हीटर बेटे के कहने के बावजूद भी मत खोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह मेरे कमरे से चली गई। बहू की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही थी। वह मुझे तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। एक दिन तो मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मैंने गीज़र ऑन करके एक बाल्टी गर्म पानी ले लिया था। मैं अपने कपड़े निकालने के लिए कमरे में आई तो देखा कि सारा का सारा गर्म पानी बहू ने फेंक दिया और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है गीज़र का पानी इस्तेमाल करने की। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने गीज़र इस्तेमाल किया। अब तुम ठंडे पानी से ही नहाओ, यही तुम्हारी सज़ा है। मैं सारी ज़िंदगी सर्दियों में गर्म पानी से नहाती आई थी। मैं भले ही ठंडे पानी से सारे काम कर लेती, मगर कभी भी मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता था।
आखिरकार मेरी उम्र हो गई थी। बहू कमरे में चली गई तो मैं खामोशी से किचन में चली गई और किचन में जाने के बाद मैंने गैस पर भगोने में गर्म पानी कर लिया। गर्म पानी का भगोना लेकर मैं बाथरूम में आ रही थी जब अचानक मेरा पैर फिसल गया। थोड़ा पानी छलक कर मेरे ऊपर भी आ गया और बाकी का पानी फर्श पर गिर गया। मेरा पैर मुड़ गया और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर बहू अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देखती रही। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी वह बाहर नहीं आई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेरे बहू बहुत गहरी मोच आई थी। मेरे पैर पर भी पानी आ गया था और मेरे पैर भी जल गए थे, मगर बहू ने मेरी एक ना सुनी। तभी अचानक पड़ोस की एक औरत मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर हमारे घर में आ गई और उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे के बिस्तर तक ले गई। कहने लगी कि आपकी हालत तो मुझे ठीक नहीं लगती, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप क्या कर रही थी? क्या घर में कोई भी नहीं है? इससे पहले मैं उनको जवाब देती जब मेरी बहू के कमरे से तेज़-तेज़ टीवी की आवाज़ बाहर आने लगी। रूपा की आदत थी कि वह बहुत तेज़ आवाज़ से टीवी देखती थी। पड़ोसन समझ गई थी कि बहू कमरे के अंदर मौजूद है और टीवी देख रही है। यह सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा कि भाभी जी, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, मगर मैंने उसे साफ मना कर दिया। वह पूछने लगी कि आखिर आप कहाँ जा रही थी? आज बहुत ठंड है तो सोचा गर्म पानी करके नहा लूँ, मगर मैं गिर गई, पानी भी गिर गया और मेरे पैर पे भी चोट लग गई। उस औरत को इस बात का अफ़सोस हुआ। वह कहने लगी कि आपने आखिर गर्म पानी क्यों ही किया? आपके घर में तो गीज़र लगा हुआ है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं बहू के आने के बाद अपने घर की हर चीज़ के लिए कितना तरस रही थी, मगर फिर भी वह औरत मेरे बिना कुछ बताए भी सब कुछ समझ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ तो वह वहाँ से चली गई थी। मैंने अपने पैर पर नारियल का तेल लगाकर उसकी मालिश कर ली थी। मेरे पैर की तकलीफ़ में थोड़ा फ़र्क आ गया था, मगर फिर भी मैं लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रही थी। जब रात को मेरे बेटे ने मुझे लंगड़ाते हुए चलते देखा तो वह मुझसे पूछने लगा कि आपके पैर में चोट कैसे आई? मैंने उसे बताया कि मैं गिर गई थी। उसने तभी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उससे कहने लगा कि माँ के पैर में चोट लग गई है और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। रूपा ने अमित से कहा कि तुम्हारी माँ को बहुत शौक आता है घर के काम करने का। मैं तो उनसे मना करती हूँ कि घर के कोई काम मत किया करो। घर के काम करने के लिए मैं मौजूद हूँ ना, मगर यह मेरी सुनती ही नहीं है। मेरा बेटा रूपा के सामने मुझे डांटने लगा कि इस उम्र में आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? अब रूपा आ गई है ना, वह सारे काम करती तो है। मैंने देखा था कि रूपा ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया था और वह एक शातिर मुस्कुराहट से हंस रही थी। बस यही काफ़ी नहीं था, उसने मुझे परेशान करने की हर हद पार कर दी थी। रात के समय जब सारे काम से निपटने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए गई और मैंने अपना लिहाफ ओढ़ा तो अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यह गंध मेरे बिस्तर से आ रही है। मैंने ठंड की वजह से अपने पूरे शरीर पर लिहाफ ढका हुआ था। धीरे धीरे मेरे शरीर में खुजली होने लगी और फिर खुजली इतनी तेज़ हो गई कि मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल निशान आ गए थे। मैं खुजाते खुजाते परेशान हो गई थी। न जाने यह सब क्यों और कैसे हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि शायद मेरे बिस्तर में कोई कीड़ा होगा, उसने मुझे काट लिया होगा। मैंने अपना पूरा बिस्तर तलाश कर लिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया था। सारी रात मैं खुजली से बेचैन रही थी। उधर मैं ठंड से काँप रही थी। जितना मैं बिस्तर पर लेटती और लिहाफ को ओढ़ती, मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी। तंग आकर मैंने बिस्तर छोड़ दिया और मैंने सारी रात कड़कड़ाती ठंड में कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई थी। इसी वजह से मुझे ठंड लग गई थी। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। बेटा तो सुबह होते ही अपने ऑफ़िस चला जाता था। सारा दिन मैं बड़ी मुश्किल से गुजारती थी। अब तो मुझे नहाए हुए भी कई दिन हो गए थे। मेरी हड्डियों में अजीब तरह का दर्द होने लगा था। अगर मैं सोचूं कि मैं 5 मिनट के लिए आराम कर लूं तो मैं अपने बिस्तर पर आराम भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने बहू को देख लिया था कि वह मेरे कमरे में जाकर चोरी चुपके एक तरह का पाउडर मेरे बिस्तर पर छिड़क रही थी। अब मुझे समझ आया था कि यह कोई केमिकल है जिससे बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे शरीर में खुजली होती है। मैं अपने बेटे को यह सब कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मेरा बेटा रूपा के साथ बहुत खुश रहता था।
वह मेरे साथ बिल्कुल सास जैसा व्यवहार कर रही थी। हर सास बुरी नहीं होती। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर इस घर में लेकर आई थी, मगर वह मेरी बेटी ना बन सकी। वह मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। यही सोचकर मैंने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं बताया कि मेरा बेटा तो इस लड़की के साथ खुश है। और वैसे भी अब मेरा बेटा उसका इतना दीवाना हो चुका था कि अगर मैं उसकी कोई शिकायत उससे करती भी तो वह मेरी बात पर यकीन ना करता। रूपा मेरे बेटे से जो कहती वह वही किया करता था। हर हफ्ते में 2 बार उसे शॉपिंग पर जाना ज़रूर होता था। रात को मेरा बेटा 9 बजे तक घर आ जाता तो 10 बजे वो दोनों कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते थे और रात के लगभग 12 बजे तक घर के अंदर आते थे। मेरा बेटा अगर मेरे लिए कोई खाने की चीज़ लेकर आता तो रूपा मुझे इशारे से खाने को मना कर दिया करती थी। मैं दिन ब दिन मर रही थी। आस पड़ोस की औरतें यह सब अच्छी तरह से देख रही थी कि मेरी बहू ने मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वह सब मुझसे यही कहती थी कि तुम अपनी बहू के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपने बेटे को उसकी सारी हरकतों के बारे में बताओ। मगर मैं अपने बेटे की खुशी नहीं छीन सकती थी। मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर में अशांति फैले। अगर मैंने अपने बेटे से शिकायत की तो उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाएगा और रूपा मुझसे और भी ज़्यादा दुश्मनी निकालने लगेगी। मैं रात को बीच में बिस्तर को धो दिया करती थी, यही सोचकर कि बिस्तर को धोने से इसके अंदर से वह खुजली वाला केमिकल निकल जाएगा। मगर सर्दी का टाइम था, धूप का भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। किसी दिन धूप निकलती तो किसी दिन नहीं निकलती थी। बिस्तर गीला ही रहता था। बिस्तर धोने से इतना फ़ायदा होता था कि उसमें मौजूद केमिकल निकल जाता था, लेकिन बिस्तर सूख ही नहीं पाता था। मैं सारी रात फिर भी इसी तरह से गुजारती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत महसूस होने लगी थी। जितने शौक़ से मैं अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी, वह मेरी ज़िंदगी इतनी ही दुश्वार बना रही थी। मेरी हड्डियों में अब इतना दर्द होता था कि मैं कोई काम करने काबिल नहीं ना रही थी। फिर भी घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। बहू का व्यवहार दिन ब दिन इतना दुश्मनी भरा होता जा रहा था कि अब मुझे उससे डर लगने लगा था। कुछ दिनों के लिए रूपा अपने मायके रहने के लिए चली गई थी तो मुझे ज़रा सुकून मिल गया था, क्योंकि उसके पीछे मुझे सुकून मिल जाता था और मैं पेट भरकर खाना भी खा लिया करती थी, क्योंकि इसके होते हुए मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी। वह अपने मायके गई तो 1 हफ्ते के लिए थी, मगर 2 ही दिन में वापस आ गई थी। न जाने क्यों इतनी जल्दी उसे यहाँ आने की लग रही थी। कई बार मैंने हिम्मत की कि अपने बेटे को यह सब कुछ बता दूं, मगर मेरे बेटे की दीवानगी अपनी पत्नी के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। वह हर दिन अपनी पत्नी के लिए दीवाना होता जा रहा था। उसके पीछे वह मुझसे उसकी बहुत तारीफ़ करता रहता था। कहता था कि माँ, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, हमेशा मुझे आपके बारे में फ़िक्रमंदी जताती रहती है। मेरा बेटा खुश होता था कि उसकी पत्नी घर को भी अच्छे से संभाल रही है और उसकी माँ को भी, जबकि वह यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की असल हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती थी। एक दिन मुझे पता चला कि बहू माँ बनने वाली है। शायद उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वह खामोशी से डॉक्टर के यहाँ चली गई। मैं समझी कि शायद वह अपने मायके जा रही होगी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वह मुझसे ज़्यादा बोलती ही कब थी और ना ही वह किसी की कोई बात सुनती थी, बस हमेशा अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। अपना ही सुनती, अपनी मर्ज़ी चलाती है और अपनी मर्ज़ी से सारे काम करती थी। दूसरों की रोक-टोक या समझाना बुझाना उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाता था। वह घर से निकलकर डॉक्टर के पास गई थी। उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने डॉक्टर से बच्चा गिराने की दवाई ली थी। जब वह घर आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। वह बिल्कुल ठीक-ठाक थी। उसकी तबीयत भी बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन रात तक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक उसको न जाने क्या हो गया कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकी। मेरा बेटा घर आया तो उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल जाकर पता चला कि उसने बच्चा गिराने की दवाई खाई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। यह बात मेरे बेटे ने सुनी तो आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी से शिकायत करने लगा कि आखिर तुम्हें बच्चा गिराने की दवाई खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम माँ बनने वाली थी। यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? इस बात का इल्ज़ाम भी रूपा ने मुझ पर डाल दिया कि माँ जी नहीं चाहती थी कि हमारे घर में कोई बच्चा आए। मैंने चौंक कर रूपा की तरफ देखा और अपने बेटे की तरफ भी। मैंने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो रूपा? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी?
वो तो कहने लगी कि आप ही तो मुझे बच्चा गिराने की दवाई खाने के लिए ज़िद कर रही थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, यह झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरा बेटा मेरी बात पर यकीन कर रहा था, मगर रूपा ने बात को ऐसे घुमा फिरा दिया कि वह रूपा की बात पर यकीन करने लगा। रूपा ने कहा कि तुम्हारी माँ काफ़ी लंबे समय से मुझसे कह रही है कि बच्चा करने की कोशिश मत करना। अभी मेरा बेटा ही कम उम्र का है, उसका भी बच्चा आ जाएगा तो वह उम्र से बड़ा लगने लगेगा। और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि पोता पोती को खिलाती रहूं। तुम्हारी माँ तो हमेशा से मुझसे बच्चों के लिए मना करती है। मैंने कभी तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें यह सब सुनकर गुस्सा ना आ जाए और तुम अपनी माँ को गलत ना समझने लगो। मैं तुम दोनों माँ बेटे के बीच में गलतफहमी नहीं पैदा करना चाहती थी। लेकिन अब जब मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मैंने खुशी खुशी तुम्हारी माँ को बताया तो उनका मूड ख़राब हो गया और उन्होंने मुझसे कह दिया कि खबरदार, अगर जो तुमने माँ बनने की खबर अपने पति को बताई तो अच्छा नहीं होगा। यह घर से निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रही है। जब यह वहाँ से आई तो बच्चा गिराने की दवाई लेकर आई थी और मुझसे कहने लगी कि यह दवाई खा लो। मैंने इनसे साफ इनकार कर दिया तो मुझसे झगड़ने लगी। मैंने सोच लिया था कि रात को तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में मिलाकर दे दी, और अब देखो क्या से क्या हो गया। वह इस तरह से रोते हुए अपने पति को यह सारी बातें बता रही थी कि अपनी पत्नी की मासूमियत और उसके आंसू देखकर मेरे बेटे का दिल पिघल गया और वह अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर गया। उसने मुझे सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। मैं अपने बेटे से रो रो कर कह रही थी कि नहीं बेटा, यह झूठ बोल रही है, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार मेरे बेटे के दिल में वह मेरे खिलाफ काफ़ी जहर भर चुकी थी। अस्पताल में बैठी मैं एक तरफ आंसू बहा रही थी। मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पत्नी की बातों में इतनी आसानी से आ जाएगा। वैसे तो इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती रूपा की थी। अब क्या कर सकते हैं, रूपा भी इतनी ही चालाक। उसके खुद के माता पिता भी शादी के बाद एक दिन भी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल नहीं आए थे। रूपा खुद ही अपने मायके जाती रहती थी। मुझे उसके रिश्तेदारों की कही हुई यह बात याद आई थी जब शादी के समय उसने कहा था, इस लड़की ने तो अपने माता पिता को भी बहुत तंग किया हुआ है, यह अपने ससुराल जाने के बाद क्या करेगी। अब मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। जब तक रूपा की तबीयत ख़राब रही थी तब तक मेरे शरीर की खुजली भी ख़त्म हो गई थी, मगर जैसे ही रूपा कुछ दिन बाद ठीक हुई तो उसने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मैं बहुत तंग आ गई थी, पूरे शरीर पर खुजा खुजा कर मेरा बुरा हाल हो गया था। एक दिन मैंने अपने बेटे से कह ही दिया, बेटा मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने मेरी कोई परवाह नहीं की, बल्कि वह कहने लगा कि माँ, आप अपने कपड़े खुद अपने हाथों से और बिल्कुल अलग धोना। ऐसा ना हो कि रूपा और मेरे कपड़ों से आपके कपड़े टच हो जाए तो आपकी एलर्जी हम लोगों तक ना पहुँच जाए। इस बात का ध्यान रखना। यह बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुँची थी। आखिरकार मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता था। उसे ऐसा लगता था कि मैं एलर्जी की मरीज़ हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटे के ऑफिस जाने के बाद रूपा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बस कुछ ही दिनों की बात है और बुढ़िया, अब तो तू दिन ब दिन बीमार रहने लगी है। तू कुछ दिन की मेहमान है और तू यहाँ से चली जाएगी तो इस घर की मैं अकेली मालकिन बन जाऊँगी। इसकी बात पर मैंने धीमी धीमी मुस्कुराहट सजाई। क्या वह यह नहीं जानती थी कि वह इस घर की बहू थी। अगर वह मेरे साथ मिलकर रहती, मुझे अपनी माँ समान समझती तो कभी वह यह न चाहती कि इस घर की मालकिन मेरे मरने के बाद बनेगी। वह तो जीते जी भी इस घर की मालकिन थी। आखिरकार वह मेरे इकलौते बेटे की पत्नी थी। यह सब कुछ मेरे बेटे का और उसकी पत्नी का ही तो था, मगर वह यह बात समझ ही नहीं रही थी। वह तो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने मेरे शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी कि अब मैं बिस्तर से उठने काबिल भी नहीं रही थी। मगर फिर भी वह मेरे बेटे के जाने के बाद मुझसे कहती कि घर का काम करो, वरना दोनों समय का खाना नहीं दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाती। वह खुद तो पेट भर के खाना खाती, मगर मुझे मामूली सा खाना दिया करती थी। कहती थी कि महंगाई के दौर में कम खाना खाया करो, वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी गुजर चुकी है, अब तुम्हें ज़्यादा जीने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहता था कि मैं रात को दर्द से तड़पती थी। बिस्तर में जाकर लेटती तो खुजली होने लग जाती थी, बिस्तर से बाहर निकलती तो ठंड लगने लगती थी।
अब की सर्दियों का मौसम बहू के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता था जैसे दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। बहू मुझ पर बहुत जुल्म ढा रही थी। हर दिन मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं रोती रहती थी और यही सोचती थी कि क्या सच में हर घर की बहू ऐसी होती है। मुझे अच्छी तरह से याद था जिस समय मेरी सास जिंदा थी वह मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। मैंने उनका बेटी से भी बढ़कर ख्याल रखा था। न जाने मेरे भाग्य में ही रूपा जैसी बहू क्यों लिखी हुई थी। हर रोज़ मैं अपने बिस्तर धोकर डाल देती थी। बहू ने इस बात की शिकायत भी अमित से कर दी थी। वह कहती थी कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, इतनी सर्दी में भी रोज़ अपना बिस्तर धोकर डाल देती है। बिस्तर सूखता नहीं है और रात हो जाती है। इस तरह तुम्हारी माँ बीमार नहीं होगी तो क्या होगा। अब मैं अपने बेटे को क्या बताती कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है। मैं तो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मैं कड़कड़ाती ठंड में घर का सारा काम कर रही थी। उस समय मुझे बहुत तेज़ बुखार भी था। मैं भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना कर रही थी। रो रो कर सारे काम कर रही थी। मेरे पड़ोस वाली औरत का हमेशा हमारे घर में आना जाना था। वह मुझसे बहुत हमदर्दी रखती थी, मगर अब बहू को वह भी बुरी लगने लगी थी कि वह हमारे घर ज़्यादा क्यों आती है। मैं अपनी किस्मत को बहुत रो रही थी। पानी में हाथ डालने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। बहू वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल करने नहीं देती थी। कहती थी कि घर में इलेक्ट्रिशियन कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि खुद वह सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थी। घसीट घसीट कर मैं घर के सारे काम कर रही थी जब अचानक घर के अंदर मेरा बेटा आ गया। उसने मुझे काम करते हुए देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे तक ले आया। उसने मुझे छुआ तो कहने लगा कि आपको तो बहुत तेज़ बुखार है और आप इतने बुखार में भी घर के काम काज कर रही हो। बेटे की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि इस समय तो वह ऑफिस में होता है, वह घर में क्या कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी कमरे में आराम से रज़ाई में लेटी हुई नींद ले रही थी। मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगा। इस समय न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया था। उसका इस तरह से गुस्सा करना मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। जब अपने पति की आवाज़ सुनकर रूपा बाहर आई और कहने लगी कि क्या हुआ, किस बात का शोर मचाया हुआ है, तो मेरे बेटे ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ की कितनी तबीयत खराब हो रही है। उनको बहुत तेज़ बुखार है और तुम बिस्तर में आराम कर रही हो। मैं और मेरी माँ घर के सारे काम कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हालत में उनसे घर के काम करवाते हुए। अपने पति के ऐसे गुस्से भरे व्यवहार पर रूपा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन अपना बिस्तर धोती रहती है। मैंने तो तुम्हारी माँ को यह सब करने के लिए नहीं कहा। घर के सारे कामकाज मैं ही करती हूँ। अगर आज उन्होंने एक दो काम कर भी लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं खामोश खड़ी हुई थी। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ बताओ तो, तुम घर के सारे काम करती हो ना। उसने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि तुम ही घर के सारे काम करती हो, मगर तुम मेरे पीछे मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करती हो। मुझे यह सब कुछ लोगों के ज़रिए पता चला। मैं अभी भी खामोश थी जब मेरे बेटे ने चिल्लाकर मुझसे दोबारा पूछा कि बताओ माँ, क्या तुम ही घर के सारे काम करती हो। तो मैंने घबरा कर उसे जवाब दिया कि हाँ हाँ बेटा, मैं ही घर के सारे काम करती हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है। इसी की वजह से मेरे शरीर पर एलर्जी हुई। यह मेरे बिस्तर पर खुजली वाला केमिकल डाल देती है। मैं जब बिस्तर पर जाकर लेटती हूँ तो मेरे सारे शरीर में खुजली होने लगती है। उसने कहा, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मेरी माँ इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, इतनी बीमार सी क्यों लगने लगी है। आज मुझे वजह पता चली कि तुम इतनी ठंड में ना तो गर्म बिस्तर में सो रही हो और ना ही तुम्हें आराम मिलता है। आज मुझे इस सच्चाई का पता चला। यह सुनकर बहू कहने लगी कि कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता, सारे काम मैं ही करती हूँ। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर मार दिया और उससे कहने लगा कि आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। आज मैं जल्दी ऑफिस से घर आ रहा था, तभी मैंने अपने पड़ोस के दोस्तों को एक साथ बातें करते हुए देखा। मैं उनके करीब गया और उसने जाकर कहने लगा कि यार, तुम लोग तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं देते, आजकल कहाँ रहने लगे हो। तो वह कहने लगे कि हम तो यहीं रहते हैं, मगर हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है।
तो उन्होंने कहा कि यार तुम कैसे इंसान हो, अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इस उम्र में तुम्हारी माँ को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है और तुम हो कि अपनी माँ की कोई फ़िक्र ही नहीं करते, बस अपनी पत्नी के कहने में रहते हो। मैंने उनसे कहा कि आखिर बात क्या है, मैं तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम लोग क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी माँ तुम्हारे घर आती जाती रहती है, तो उन्होंने तुम्हारी माँ को घर के सारे कामकाज करते हुए देखा। वह बेचारी बूढ़ी औरत सर्दी में ठिठुरते हुए घर के सारे काम करती है, बीमार रहती है। तुम्हारी पत्नी उन्हें खाना तक नहीं देती, उन पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारी माँ बेचारी किस तरह रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, यह सारे आस पड़ोसी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक तुम हो जिसे अपनी माँ का दर्द दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारी पत्नी की ज़िंदगी तो बड़ी आराम से गुजर रही है, मगर हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमारी माँ ने कहा कि हमें तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। वह कहती है कि अगर हम भी तुम्हारे संपर्क में रहेंगे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे। तुम्हें अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। हमारी माँ कहती है कि अगर आने वाले समय में हमने भी अमित के जैसी संगत ले ली और हमारी पत्नी ने भी हमारी माँ के साथ यह सब कुछ किया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें तुमसे दूरी बनाए रखनी है। यह सब सुनकर तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ के साथ मेरी ही घर में ऐसा होता है। मैं यहाँ खामोशी से आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ अभी भी ठंड में ठिठुरते हुए सारे काम कर रही है। मुझे इस बात पर गुस्सा आया और देखा कि तुम अपने कमरे में मौजूद हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी बूढ़ी माँ को इतना सताते हुए। बताओ तुम्हें यह सब कुछ करके क्या मिला। इस बात पर रूपा ने मेरे बेटे से बहुत बदतमीज़ी की थी। इस बात से यह साफ हो गया था कि वह सच में उसकी माँ के साथ भी बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि रूपा का व्यवहार ही ऐसा था। लोगों की सही बात भी उसकी समझ में नहीं आती थी। वह हमेशा लड़ने झगड़ने पर और अपनी दुश्मनी निकालने पर उतर आई थी। वह मेरे बेटे से इतनी बदतमीज़ी कर रही थी कि मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। पर भगवान की कृपा से आज बेटे के सामने सारी सच्चाई खुल कर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बेटे को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पत्नी अब तक मेरे साथ क्या क्या कर चुकी है। यह सब कुछ सुनकर रूपा का तो पारा हाई हो गया था। वह अमित से कह रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर मेरी पड़ोसन ने जो देखा था उनके बेटे अमित को सब कुछ बता चुके थे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने अपनी बहू के हर दुख को खामोशी से बर्दाश्त किया था। मेरे सब्र का फल भगवान ने मुझे बहुत मीठा दिया था। मेरे बिना कुछ कहे ही सारी सच्चाई मेरे बेटे के सामने आ गई थी। उसने उसी समय रूपा को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने अमित को यह बात भी बता दी थी कि रूपा को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने वह बच्चा अपनी मर्जी से गिराया था और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। अमित को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। रूपा जब अपने मायके गई तो उसके घर वालों ने अमित को फ़ोन करके कहा कि हम इसे अपने घर में नहीं रखना चाहते, प्लीज़ इसे यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि यह बड़ी चालाक और शातिर है लड़की है। इससे तंग आकर इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवाई थी। अमित ने कहा कि आपकी बेटी ने मेरी माँ का जीना दुश्वार किया हुआ है। मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित उसे तलाक देना चाहता था। जब रूपा के घर वालों ने भी उसे अपने घर में नहीं रखा और इधर वह अपने पति से भी बहुत बातें सुन चुकी थी, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वह माफ़ी मांगती हुई रोती हुई हमारे घर आ गई थी। उसने अमित के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े। उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह बचपन से ही घमंडी है, उसका नेचर शुरू से ही ख़राब है। मगर अब जब वह अपने मायके वालों की भी नहीं रही और अपने पति की भी नहीं रही, तो अब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि लोगों के साथ बुरा करना अच्छा नहीं होता। वह रोती हुई अपने पति से माफ़ी मांगने के लिए आई थी और उसने अपनी एक एक गलती की माफ़ी अपने पति से मांग ली थी। वह मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। मेरा बेटा उसे माफ़ करने के तैयार नहीं था, मगर मैंने उसे समझाया और कहा कि इसको माफ़ कर दो, क्योंकि गलती करने वाले इंसान को उसकी गलती सुधारने के लिए एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मेरे बेटे ने उसको माफ़ करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, जिसकी आभारी वह आज तक है। उसके बाद कभी भी उसने मेरे साथ गलत करने का सोचा भी नहीं। अब वह मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती है, मगर मेरे शरीर को उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। मेरा इलाज चल रहा है, क्योंकि जब मेरा बेटा मुझसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि मेरे शरीर में ठंड बैठ चुकी है और इस उम्र में हड्डियों में ठंड बैठ जाना अच्छा नहीं होता। मेरी बहू आज भी शर्मिंदा है।
अब वह घर के सारे काम करती है, पूरी गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल रही है। कुछ दिन तक तो मेरा बेटा उससे नाराज़ रहा, मगर जब उसने मेरी बहुत सेवा की तो धीरे धीरे मेरे बेटे ने उसे स्वीकार कर लिया था और अब हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। लोगों को तंग करने से हमें कुछ नहीं मिलता। हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग हमें याद करे ना करे, यह कहे कि अच्छा हुआ वह इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो